हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान के लिए एनसीईआरटी का जो है, इसके लिए अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। इसके जो हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रकार के प्रश्नों को संग्रहित करके, और सभी परीक्षा में जैसे यूपीपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, यूपीपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, और बहुत सारे टेट सीटेट बैंकिंग है, डिफेंस है, सभी प्रश्नों में जो आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रश्न। तो प्यारे साथियों, हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। प्रश्न नंबर पहला है, प्रकृति का सैर का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है ए खेलना, बी पौधों और जंतुओं की विविधता को समझना, सी भोजन करना, डी चित्र बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौधों और जंतुओं की विविधता को समझना। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पक्षी की चहचहाट कैसी होती है? ए समान, बी अलग अलग, सी बिल्कुल नहीं होती, डी केवल रात में होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी पक्षियां हैं वो अलग अलग आवाज करती हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से चहचहाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे पे। पौधों की विविधता में कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? ए तने की प्रकृति, बी पत्तियों की आकृति, सी फूलों का रंग, डी उपरोक्त सभी। तो जो तीसरा नंबर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी प्रकार की विविधता अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। चौथा नंबर पे आते हैं हम लोग, घास किस प्रकार का पौधा है? ए वृक्ष है, सी शाख है, डी झाड़ी है, डी आरोही लता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक शाख है। पांचवी बातें हैं, गुलाब किस पौधों के समूह में आता है? ए वृक्ष, बी झाड़ी, सी शाख, डी विसर्पी लता। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, झाड़ी। क्या आप लोग जानते थे कि गुलाब एक झाड़ी है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6वां नंबर प्रश्न पे। आम का पेड़ किस समूह का उदाहरण है? ए शाख, बी झाड़ी, सी वृक्ष, डी क्रीपर। तो आम का पेड़ वृक्ष में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे। टमाटर का पौधा किस समूह में आता है? ए शाख, बी झाड़ी, डी वृक्ष, डी लता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शाख। चलते हैं 8वें प्रश्न पे हम लोग। वृक्षों के तने सामान्यतः कैसे होते हैं? ए कोमल और हरे, बी मोटे और कठोर, सी बहुत पतले, डी बिना तने के। तो वृक्षों के तने सामान्यतः कैसे होते हैं? इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटे और कठोर होते हैं, ताकि वो ठहर सके, हवाएं आए तो गिर ना पाए, या फिर वो आसानी से टूट ना सके। इसका और इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 9वें नंबर पे। झाड़ी की शाखाएं सामान्यतः कहाँ से निकलती हैं? ए भूमि के निकट से, बी केवल पत्तियों से, सी फूलों से, डी जड़ों के नीचे से। तो झाड़ियों की जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के निकट से निकलती हैं, यानी कि भूमि के जैसे ही जड़ जड़ के मतलब ऊपर से थोड़ा सा निकलती हैं। चलते हैं हम लोग 9वें नंबर के छोड़ करके 10वें नंबर पे। जिन पौधों के तने कोमल और हरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, बी झाड़ी, सी शाख, डी पर्वतीय पौधे। तो जिनके तने कोमल और हरे होते हैं उनको शाख कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, सहारे की आवश्यकता वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ए आरोही लता, बी वृक्ष, सी झाड़ी, डी शाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आरोही लता, यानी कि जो लताएं टाइप के होते हैं, जैसे चमेली का फूल हो गया, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको सहारा की जरूरत होती है चढ़ने के लिए, उस पर चढ़ के वो लोग उसके बाद अपना फूलते हैं और फलते हैं। 12वें पे चलते हैं हम लोग। भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ए वृक्ष, बी विसर्पी लता, सी झाड़ी, डी शाख। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विसर्पी लता। आगे चलते हैं हम लोग 13वें नंबर प्रश्न पे। पत्तियों पर दिखाई देने वाला पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? ए रोम, बी शिराएं, सी तंतु, डी रंध्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिराएं। आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। सिराओं द्वारा बनाए गए पैटर्नों को क्या कहते हैं? ए सिरा विन्यास, बी पूर्ण विन्यास, डी जड़ विन्यास, डी तना विन्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिरा विन्यास, यानी कि सिराओं द्वारा बनाए गए पैटर्न को हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर पे। गुड़हल की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? ए समांतर, बी जलिका रूपी, सी गोलाकार, डी अनियमित। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जलिका रूपी। गुड़हल की पत्ती में जो होता है जलिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। 16 नंबर पर चलते हैं हम लोग। अकेले की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है? ए जलिका रूपी, बी समानांतर, सी वृत्ताकार, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समांतर।
चलते हैं हम लोग 17 नंबर पे। घास की पत्तियों में सामान्यतः कौन सा शिरा विन्यास होता है? ए जलिका रूपी, बी समांतर, सी तिरछा, डी गोलाकार। तो घास की पत्तियों में जो होता है शिरा विन्यास वो समानांतर होता है। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। तो सरसों की जड़ किस प्रकार की होती है? ए रेशेदार, बी झकड़ा, सी मूसला, डी वायवीय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मूसला। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे। घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? ए मूसला जड़, बी रेशेदार या झकड़ा जड़, सी शंकु जड़, डी कोई जड़ नहीं। तो 19 नंबर यानी कि घास में जो होती है रेशेदार या झकड़ा जड़ पाई जाती है। आगे चलते हम लोग 20 नंबर पे। मूसला जड़ में क्या होता है? ए अनेक समान जड़ें, बी एक मुख्य जड़ और उससे निकली पार्श्व जड़ें, सी केवल जड़ें, डी केवल तना। तो इसका जो सही जवाब होगा मूसला जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है और उसके आसपास पार्श्व जड़ें होती हैं। आगे चलते हम लोग 21 नंबर प्रश्न पे। सामान्यतः जलिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधों में कौन सी जड़ होती है? ए रेशेदार होती है, बी मूसला होती है, सी झकड़ा होती है, डी हवाई होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूसला। जलिका रूपी शिरा विन्यास में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। 22 नंबर पे चलते हैं हम लोग। सामान्यतः समांतर शिरा विन्यास वाले पौधों में कौन सी जड़ होती है? तो ए है मूसला, बी रेशेदार, सी मुख्य जड़, डी शंकु जड़। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेशेदार जड़ होती है। आगे चलते हम लोग 23 नंबर पे। चने का पौधा किसका उदाहरण है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सी बिना बीज वाला, डी जलीय पौधा। तो चने का पौधा द्विबीजपत्रीय का उदाहरण है। आगे चलते हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे। मक्का का बीज कितने बीज पत्र वाला होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एक बीज पत्रीय होता है। चने के बीज में कितने बीज पत्र होते हैं? 25वां नंबर प्रश्न है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 बीज पत्र चने के बीज में होते हैं। आगे चलते हैं। 2 बीज पत्र वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए एक बीज पत्रीय, बी द्विबीजपत्रीय, सी शाक और डी जलीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्विबीजपत्रीय। आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न पे। एक बीजपत्रीय पौधों को सामान्यतः कौन सा संयोजन पाया जाता है? ए जलिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ें, समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ें, सी जलिका रूपी शिरा विन्यास और रेशेदार जड़, डी समानांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। आगे चलते हैं 28 नंबर पे हम लोग। द्विबीजपत्रीय पौधों में सामान्यतः कौन सा संयोजन पाया जाता है? ए समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़, बी जलिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़, सी केवल रेशेदार जड़, डी केवल समांतर शिरा विन्यास। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जलिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ द्विबीजपत्रीय पौधों में पाया जाता है। आगे 29 नंबर प्रश्न पे। चींटी गति करने के लिए किस अंग का उपयोग करती है? ए पंख, बी पंख और पूंछ, सी टांगे, डी गलफड़े। तो चींटी जो चलने के लिए अपने टांगे यानी पैरों का इस्तेमाल करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30वां नंबर पे चलते हैं हम। कबूतर उड़ने के लिए मुख्यतः किस अंग का उपयोग करता है? ए पंख, बी पूंछ, सी सिंग, डी गलफड़े। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पंख का। आगे चलते हम लोग 31 नंबर प्रश्न पे। मछली गति करने के लिए किस अंग का उपयोग करती है? ए पैर, सी पंख या फिन, सी पंखुया, डी सिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पंख या फिन। जो उसके पंख जैसे लगे होते हैं उससे वो लोग उपयोग करती हैं, यानी कि उससे तैरती हैं मछलियां। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जंतुओं में किस प्रकार की गति पाई जाती है? ए उड़ना, बी रेंगना, सी चलना, डी उपरोक्त सभी। यानी कुछ पक्षी उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ जंतु और कुछ लोग चलते हैं और कूदते हैं। जैसे कूदने में मेढक हो गया, रेंगने में केचुआ हो गया, सर्प हो गया, उड़ने में पक्षियां हो गई, ऐसे। आगे चलते हम लोग 33 नंबर पे। मछलियां कहाँ रहती हैं? ए मरुस्थल में, बी जल में, सी पर्वत में, डी पेड़ पर। इसका जो सही जवाब होगा आप लोग बताएं ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मछलियां सामान्यतः जल में ही रहती हैं। आगे चलते हम लोग 34 नंबर प्रश्न पे। मछलियों का शरीर जल में गति करने के लिए कैसा होता है? ए चौकोर, बी धारा रेखित, सी बहुत चपटा, डी कांटेदार। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धारा रेखित, यानी कि जल के समान रूप से तैर सकती है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 35 पे। बकरी भूमि पर चलने के लिए किसका उपयोग करती है?
ए पंख का, बी पंख और पुच्छ का, सी टांगे, डी गलफड़े। तो आप लोग इसका सही जवाब बताएं कि बकरी कैसे चलती है जमीन पे। तो ये जमीन पे चलने के लिए अपने टांगे यानी कि पैरों का इस्तेमाल करती है। आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न पे। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता को क्या कहते हैं? ए जैव विविधता, बी मौसम, सी आवास, डी गति। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जैव विविधता। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पौधे और जंतु एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हो सकते हैं? ए है भोजन और आश्रय के लिए, बी है केवल गति के लिए, सी है केवल रंग के लिए, डी है केवल आवाज के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भोजन और आश्रय के लिए, यानी कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर भोजन के लिए ही और आश्रय के लिए ही निर्भर रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न पे। किसी जीव के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? ए आवास, बी सिरा, सी बीज पत्र, डी तना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने घर को आवास कहते हैं, इसी तरह बकरी का आवास होता है, सभी जंतुओं का आवास होता है, अपना अलग अलग आवास होता है। चलते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न पे। समुद्री कछुए का आवास क्या है, यानी कि वो कहाँ रहता है? तो ए जंगल में रहता है, बी महासागर या समुद्र में रहता है, सी मरुस्थल में रहता है, डी पर्वतों में रहता है। कछुए तो उभयचर होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना आवास कहाँ बनाते हैं? तो समुद्र में। समुद्री जो कछुए होते हैं समुद्र बनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न पे। ऊंट का आवास सामान्यतः कहाँ होता है? ए मरुस्थल में, बी महासागर में, सी घना जंगल में, डी नदी में। तो ऊंट अपना आवास कहाँ बनाते हैं, यानी कि वो सामान्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो मरुस्थल में रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न पे। मरुस्थल में जल की उपलब्धता कैसी होती है, यानी कि रेगिस्तान में जो जल कितना होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, यानी कि हमेशा समान रहता है। फिर डी केवल वर्षा के समय अधिक रहता है। तो बी जो है यह बहुत कम रहता है, यानी कि जो रेगिस्तान में जल होता है बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 42 पे। मरुस्थल के पौधों में मोटे और मांसल तने किस काम आते हैं? ए उड़ने में, बी जल संचित करने में, बी पत्तियां गिराने में, डी बीज खाने में। तो रेगिस्तान में यानी कि मरुस्थल में जो मोटे और मांसला तने वाले होते हैं वो जल संचित करने के लिए होते हैं, काम में आते हैं। 43 नंबर पे चलते हैं। देवदार के पेड़ की शंक्वाकार आकृति किस परिस्थिति में उपयोगी है? ए बर्फ को आसानी से फिसलने देने में, बी पानी में तैरने में, रेगिस्तान में चलने में, डी उड़ने में। तो देवदार के पेड़ जो शंक्वाकार होते हैं वो बर्फ को आसानी से फिसलने देने के लिए उनकी आकृति ऐसी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न पे। पर्वतीय क्षेत्र में देवदार की शाखाएं कैसी होती हैं? तो ए नीचे झुकी हुई होती हैं, बी बहुत छोटी और सीधी होती हैं, सी बिना शाखाओं की होती है, डी जमीन के अंदर होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि नीचे झुकी होती है। आगे चलते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न पे। गर्म मरुस्थल में ऊंट के पैर कैसे होते हैं? ए छोटे और पतले, बी लंबे और चौड़े, सी बिना खुर के, डी बहुत छोटे। तो गर्म मरुस्थल में उनका जो ऊंट का पैर होता है लंबे और चौड़े होते हैं। 46 नंबर पे चलते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊंट में सामान्यतः कितने गुबड़ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी कोई नहीं, यानी कि गर्म मरुस्थल में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होता है। जो पीठ पे और गर्दन पे, पीठ और गर्दन के जो बीच में उठा हुआ रहता है उसको ही हम लोग कुबड़ कहते हैं। तो कितना होता है आप लोग देखे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1। चलते हैं आगे प्रश्न पे हम लोग 47वें प्रश्न पे। ठंडे मरुस्थल के ऊंट में कितने कुबड़ होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ठंडे मरुस्थल के ऊंट में जो होता है वह बी, यानी कि 2 कुबड़ होते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग इसी तरह 48वें नंबर प्रश्न पे। केवल 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं, तो चलते हैं 48। किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने में सहायक विशेष गुण को क्या कहते हैं? ए विविधता, बी अनुकूलन, सी गति, डी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुकूलन। आगे चलते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न पे। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग जानते होंगे साइलेंट वैली के बारे में। ए राजस्थान, बी केरल, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। 50 नंबर पे चलते हैं हम लोग। भारत में बाघों की घटती संख्या संरक्षण के लिए बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 2022। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और बाकी जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।